बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज यकीनन हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि जो पंजशीर का इलाका है, पंजशीर वैली है, उसका जो जिसे कहते हैं टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने। ख़बरें कुछ सोर्सेस ने मुझे भी कंफर्म की है और कुछ इतला तकरीबन 2-3 घंटे पहले की बात है कि ये बातें आ रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद कल तक ये जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी और इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि आया ये खबर, क्योंकि 2-3 मुख्तलिफ सोर्सेज ने तो बताया हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं खुद पर्सनली वहाँ पे नहीं हूँ, कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं काबुल वगैरह में, तो उन्होंने ये खबर दी है कि ये बात है और रात को बहुत सख्त किस्म की लड़ाई वहाँ पे हुई है। आज तालिबान ने हुकूमत साजी का ऐलान करना था, उसको भी पोस्टपोन किया है फॉर 1 वीक। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। और एक दफ़ा फिर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फ़खर। सर, डायरेक्टली हम इस सिचुएशन पे आएंगे जो आप भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पूरा, मतलब आप इंडियन मीडिया पे, तकरीबन सारे मीडिया पे आप पूरा दिन मुख्तलिफ शोज़ में जाते हैं, और ये मैं भी जब इंडियन चैनल यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर देखता हूँ तो तकरीबन मेरे ख्याल में 90 या 95% जो न्यूज़ के चैनल हैं तो वो अफगानिस्तान के इशू के ऊपर ही सारे शोज़ कर रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको एक पंजशीर वैली के ऊपर, क्योंकि अभी मेरी और आपकी डिस्कशन शो से पहले हो रही थी तो आपने कहा कि यार इस तरह की कुछ खबरें आई हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कंफर्म किया जिस तरह आपके पास खबरें आई हैं कि पंजशीर वैली को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो क्या अभी आपको लगता है अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है? हाँ बिल्कुल, देखो एक तो कोई शक नहीं है कि आज तक तालिबान ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, एक्सेप्ट जो एक पंजशीर वैली, और पंजशीर वैली में नदन अलायंस जो एक रेजिस्टेंस फोर्स है वो होल्ड ऑन कर रही थी। और वो आज जो सुबह खबरें थी कि उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट और जीत लिए, परवान का और बागलान का, और उससे क्या हुआ है कि उन्होंने 400 के करीब तालिबान की जो कैजुअलिटी भी की। तो ऐसा लग रहा था कि इनके जो हौसले बुलंद हैं, और क्योंकि पंजशीर की जो बनावट है वो ऐसी है कि एक वैली है, उसके चारों तरफ माउंटेन्स है और वो माउंटेन्स डोमिनेट करते हैं, और किसी अटैकर के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ हमला करना, और डिफेंड करना बड़ा आसान है। वहाँ पर एक नदी आ रही है, पंजशीर नदी, और उसके साथ रोड है, उसको ही तरफ से अटैक कर सकते हो। उसको इन्होंने अच्छी तरीके से कवर कर रखा था नदर्न अलायंस ने, और ये एक सुनने में आया था कि ये होल्ड ऑन कर सकते हैं। इनके पास भी 10 से 20 हजार, जैसे आप बता रहे, के करीब इनके सैनिक हैं, मगर सच्चाई ये थी कि इसकी जो डिफेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस एरिया की। ये अटैकर के लिए नुकसान है, डिफेंडर के लिए फायदा है। नुकसान एक ही थी खामी इसकी कि पंजशीर जो है उसका किसी बॉर्डर एरिया से, मतलब कि किसी दूसरे देश के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, इसलिए इनको पूरे को आइसोलेट किया जा सकता। चारों तरफ से जो तालिबान ने इसको घेरा था, और इसके लॉजिस्टिक सप्लाई एक प्रॉब्लम थी, तो इसमें तजाकिस्तान ने कोई इनको हेल्प की थी पहले, जो आर्म अम्यूनिशन और लॉजिस्टिक सप्लाई, और ऐसे सुनने में आया था कि 15-20 दिन होल्ड कर सकते हैं विदाउट कि किसी बार से लॉजिस्टिक सप्लाई मिले। मगर अब जो खबरें मिल रही हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। कुछ एक न्यूज चैनल बता रहे हैं कि पंजशीर में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, कुछ एक चैनल बता रहे हैं ये अफवाहें हैं, क्योंकि ये अफवाहें फैला रहा है तालिबान। अभी तक भी जो अपने अहमद मसूद हैं नदन अलायंस के, वो इसको अमरुल्लाह साले ये कंट्रोल करे हैं, वो वहीं पर हैं, वो वहां से गए नहीं। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन है, मगर अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि वो होल्ड ऑन करेंगे। अगर ये हुआ है तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि इतनी जल्दी कैसे होगा, क्योंकि उसको डिफेंड करना इतना मुश्किल नहीं था, और वो नदर अलायंस जो थी डिफेंड कर रही थी। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यही ख्यालात हम लोगों के अफगानिस्तान बल्कि शायद पूरी दुनिया कहते हैं, मैं और आपकी बात नहीं है, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग UK, इंक्लूडिंग यूरोप यूनियन और जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, उन सब का यही ख्याल था कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत जो है वो शायद कम से कम 6 महीने तक उनको
होल्ड पे रखेंगे और उनको इंटर नहीं होने देंगे। लेकिन वो बिल्कुल हमारे जो सोच थी उसके बिल्कुल उलट हुआ और वो चीज़ें हो गई। तो शायद मेरा मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि पंजशीर वैली को भी वो ले सकते हैं, क्योंकि अब उनके लिए एक स्पेसिफिक इलाका है जिसके ऊपर उन्होंने जंग लड़नी है, पूरा फोकस उन्होंने उसके ऊपर किया हुआ, किसी और जगह उनको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। तो शायद इस वजह से ये चीज़ हो सकता है कि हुई हो। और मैंने जिस तरीके से कहा कि ये बात वैसे ऑलमोस्ट मुझे तो काफ़ी कंफर्म हुई है, लेकिन मजीद क्लियर हो जाएगी मेरा ख्याल, सबके सामने आ जाएगी, आपके भी और मेरे भी। सर एक फकर तो इसके अंदर जो आपने बताया, मैं उससे पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि जी ये आपने सच बोला कि जिस प्रकार से अफगान फोर्सेस 3 से 4 लाख थी, काफी हद तक वो वेल ट्रेन थी, उसके पास हथियार भी थे, मगर वो ऐसा क्या हुआ कि 11 दिन के अंदर ही जो तालिबान ने पूरा इलाका जीत लिया, जिसको ब्लिट्जक्रिग कहते हैं। मगर आप उसको इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, अमेरिका भी करेगा, मगर आप 2-3 चीजें बहुत स्टैंड आउट करती हैं। ये तालिबान की जीत नहीं है, ये अफगान फोर्सेस की हार है। ये अफगान फोर्सेस लड़ी नहीं, और कहीं ना कहीं इसके अंदर 2-3 रीजन है। एक तो अमेरिका एक बहुत बड़ा रीजन है। अमेरिका ने जब बागराम एयरफील्ड छोड़ा, उसके सारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी वहां से निकल गए। जो लॉजिस्टिक सप्लाई थी जो एक प्रकार अफगान फोर्सेस की, वो बिल्कुल जीरो हो गई। तो उनको लॉजिस्टिक सप्लाई मिलना बंद हो गया। उसके बाद जो अमेरिका एक पर एयर की स्ट्राइक से उनकी मदद कर रहा था, जब वो बागराम वाला एयरफील्ड छोड़ दिया, वो भी बंद हो गया। और तीसरा ठीक क्या था कि कहीं तो पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर थी अफगानिस्तान की, और जी चौथा था कि मिलिट्री लीडरशिप जो टॉप थी, वो भी कहीं ना कहीं ब्राइब्ड होगी। और जो मिडिल लेवल ऑफिसर और मिडिल लेवल के जवान थे, और वो लड़ने को तैयार थे, मगर कहीं ना कहीं वो बात बनी नहीं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इतनी जल्दी एक इतनी अच्छी फौज हाथ खड़े कर गई। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है आने वाले टाइम में होगी। पर यह सच्चाई है कि यहाँ लड़ाई नहीं हुई, यहाँ तो आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने बिना लड़े। ये बड़ी जी बिल्कुल सर। अचंभे की बात ठीक। है। अच्छा फखर। सर, एक तो मतलब तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से अभी उन्होंने अपना टाइम जो एक्सटेंड किया, जुम्मे वाले दिन उन्होंने पहले कहा था कि हम जुम्मे की नमाज के बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन उसके बाद ख़बरें आना शुरू हुई सुबह से कि नहीं, आज उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मुल्ला बरदर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं, उन्होंने कहा कि अभी हम मज़ीद शायद सलाह मशवरा करेंगे और शायद उसमें कोलेशन हुकूमत बनाएंगे, या उसको और लोगों को भी बीच में शायद शामिल कर लें, कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल पोस्टपोन हुआ। क्या नज़र आ रहा है कि अगर हुकूमत साजी हो जाती है तो रिकग्निशन कितनी आसान हो जाएगी इनको बाकी दुनिया के? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चीजें स्टैंड आउट करती हैं। कि एक तो जब तक इनको इंटरिम गवर्नमेंट जो इंक्लूसिव नहीं बनाएंगे, तब तक इनको मान्यता देने बहुत मुश्किल है। बहुत कम देश, पिछली बार जब तालिबान 1.0 आया था तो 3 देशों ने इसको मान्यता दी थी, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। और अब जो है इसको मान्यता, मुझे लगता है अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं आती है तो उसको पाकिस्तान, चीन और टर्की देंगे, और ईरान और रूस भी क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज अफगानिस्तान में, इनके पास फाइनेंसिस नहीं है। इनके जो रिजर्व थे $9.2 बिलियन, उसको भी अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चलाने के लिए $6 से $8 बिलियन चाहिए फॉरेन एड। आज तक अमेरिका दे रहा था, लास्ट 20 साल से। उससे पहले सऊदी ने भी दिया है, फिर सोवियत यूनियन दे रहा था। तो इस क्यों इनके पास ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना इनका कोई एक्सपोर्ट है। तो ऐसे में अगर इस अफगानिस्तान को एक प्रकार से मान्यता नहीं मिलती ज़्यादा से ज़्यादा देशों से, तो इनको कोई लोन नहीं देगा IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, यूरोपियन डेवलपमेंट, तो ये चल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मजबूरी है। ये नहीं है कि ये चाहते हैं इंक्लूसिव हो, तो इसका है इनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी, तभी कुछ राइट। देश उसको एक प्रकार से मान्यता देंगे। और ओके। इसलिए अभी हो क्या रहा है कि वो चाह रहे होंगे, क्योंकि अब इस तालिबान भी अकेला तालिबान नहीं, तालिबान के अंदर भी बड़े ग्रुप हैं, और तालिबान के ग्रुपों में भी ग्रुप हैं। और वो आपने सही बोला था, जिस प्रकार से मुल्ला ब्रदर है, उसके बाद मुल्ला यकूब है, इधर से शेर मोहम्मद अब्बास है, उसके बाद सनगजई साहब। अफजूल्ला, हाँ, तो वो भी हैं। तो इसलिए ये तो हैं ही। इसके बाद क्या है कि क्या सभी माइनॉरिटीज जो एथनिक ग्रुप, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि पश्तून तो 42% है, 27% आपके ताजिक हैं,
9% उज्बेक हैं, 8% हजारा हैं, उनका भी एक है, उसके बाद वुमेन का भी है ये क्वेश्चन। तो मेरे को लगता है कि इसके अंदर ऐसा तो होता है कि जब कोई गवर्नमेंट बन रही है, इतना आसान काम नहीं होता गवर्नमेंट बनाना। उसमें आज अनाउंस करना था तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी तो एक तरफ से खिंचा, और मुझे लगता है ये नदन अलायंस को भी चाहते थे कि ये भी इसको इंक्लूसिव हो, क्योंकि एक सच्चाई है कि अभी भी सिचुएशन इतनी नॉर्मल अफगानिस्तान में नहीं है। तो अगर पंजशीर भी काबू कर लिया तालिबान ने, उसके अलावा भी जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डालने वाली है तालिबान को, और ऐसे में वो एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है कि जिससे सिविल वॉर टाइप हो। मगर ऐसा ठीक। लगता है कि अभी जो प्रेजेंट तालिबान गवर्नमेंट है वो मन बना लिया, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए राइट। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। वो ओके। आज अनाउंस करनी थी, वो नहीं, क्योंकि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनती तो इसको बहुत कम मान्यता देंगे और उसके राइट। कारण तालिबान चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कोई लोन नहीं देगा। और ठीक है। हाँ, ये फकत। अच्छा सर, एक एक आखिरी सवाल। सुहेल शाहीन साहब उनके स्पोक्स पर्सन हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया था कि हम लोग दुनिया में कहीं पर भी अगर मुसलमानों के साथ कहीं कोई मसला होता है, कोई जुल्म होता है, तो हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कश्मीर का। उस हवाले से क्या आपको नज़र आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर इसको किस तनाजुर में लिया जा रहा है, और आप एज ए डिफेंस एनालिस्ट कैसा देखते हैं इस चीज़ को कि क्या कश्मीर का जो उन्होंने नाम लिया, जो हम अक्सर बात करते हैं कि कश्मीर में इंडियन फोर्सेस के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा है या ऐसी चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर? देखो, ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है जो सोहेल समीन ने बोला है, पर ऐसा भी बोला है कि तालिबान ने कि ये आपस की प्रॉब्लम है भारत और पाकिस्तान की, जो कश्मीर की, हम नहीं चाहते इसमें इन्वॉल्व होना। मगर ये सच्चाई है कि ये एक खतरा भारत के लिए ये नहीं खतरा मंडरा रहा है कि ये हमारे हिसाब से 10 से 15 हज़ार जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो हैं वो अफगानिस्तान गए थे, वो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, और जो हैं अब जो वो फ्री हो गए हैं और वो हो सकता भारत की तरफ आ जाएं। अब उनके पास M4 और M16 राइफल भी आ गई है जो अमेरिका छोड़ गया था, और अगर आप वो आते हैं तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए भारत की तरफ आ सकते हैं। ये एक जो खतरा मंडरा रहा है। मगर ये अलग बात है, भारत की जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड एक पुख्ता है और हमें मालूम है, हम सरप्राइज नहीं होंगे। मगर आप अगर मैं आपका ध्यान वापस ले जाऊं 89-90 में भी, ये जब सोवियत यूनियन गया था अफगानिस्तान से, उस टाइम मुजाहिदीन जो स्टिंगर जो मिसाइल लेके भारत की तरफ आए थे, और उसी समय से मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर कश्मीर में चला था। तो ये जो 10 से 15 हज़ार के करीब आतंकवादी भारत में आना एक ऐसा लगता हो सकता है। और अभी भारत की जो सामने लॉन्च पैड हैं उसमें भी अभी काफ़ी जो है फ़र्क आया है, वो भी भर गए हैं, और मुझे लगता है इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट आने वाले टाइम में होंगी। और तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत इसके लिए चौकन्ना है, और मुझे इतना कोई ऐसा डाउट नहीं लग रही। और एक ऐसा भी है कि जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है उससे भी कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हमारे जो केरला वगैरह में कुछ एक स्लीपर सेल हैं वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ये एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि टेररिज्म की जीत हुई है। तो जो टेररिस्तान की जो टेरर की घटनाएं वो बढ़ेंगी हर जगह। अगर आप देखें आज न्यूजीलैंड में इस्लामिक स्टेट खोरासन का एक जो वॉल्फ वॉरियर था, वो उसने 6 बंदों को एक प्रकार से छुरा मारा, मगर उसको मार दिया। पर मैं इसमें एक ही चीज बताना चाहता हूँ, फकत मैं ये बताना चाहता हूँ इसका फर्क क्या पड़ेगा। इसका फर्क भारत में तो पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ने वाला है। और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि शायद तालिबान के आने से पाकिस्तान को बहुत फायदा हो गया है, और क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई। उसके 2 एम थे कि कहीं ना कहीं भारत, एक तो तालिबान आए अफगानिस्तान में और भारत का कोई रोल ना हो। पर मुझे मेरी एनालिसिस ये कहती है कि सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला, क्योंकि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, वो एक प्रकार से बहुत बोल्ड हो जाएगा। वो राइट। अफगान तालिबान से बड़ा क्लोज है। 4 से 5 गुना मुझे लगता है टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाएंगी अभी। इसी के साथ साथ उसकी डिमांड है कि एक शरिया लॉ पाकिस्तान में भी आना चाहिए। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है?
खैबर पख्तूनख्वा में जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पश्तून है वो डूरन लाइन को नहीं मानते, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो मिलिटेंसी की एक्टिविटी बढ़ेगी। और इसी प्रकार से बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, जिनकी जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, मुझे लगता है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी होगी। और ऐसे में जिस प्रकार से अभी सिचुएशन फ्लूइड है अफगानिस्तान में, 15 से 20 लाख के करीब रिफ्यूजी भी आ सकते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं कि वो इतनों को देख सके। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान समझ रहा है कि तालिबान आने से उसको फायदा होगा, मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा। और मुझे ये भी लगता है कि आने वाले समय में तालिबान पाकिस्तान की बातें नहीं सुनेगा, वो करेगा जो उसको लगता है अफगानिस्तान के लिए ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को फायदा के बजाय नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से आपने बात की, बिल्कुल ये वाली चीज़ें हैं मतलब शरिया लॉ वगैरह की। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के 75 साल हुए बना है पाकिस्तान में कभी इस्लामिक पार्टी को हुकूमत नहीं मिली। बेशक कोई अच्छी डेमोक्रेसी हमारे पास नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आज तक जमात इस्लामी, JOI या जो भी है, वो मीर साहब की पार्टी है एल हदीस वाली, वो 2-3 और पार्टीज हैं, लेकिन आज तक इनको, बल्कि मैं कहता हूं कि किसी एक सूबे की हुकूमत भी इनके हाथ में नहीं आई। मुल्क की हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा वो कर रही है कि शायद ये वाली चीजें, मैं यही पॉइंट मेरा है और मैं उठाता भी हूं कि ये एक पॉइंट है पाकिस्तान के पास कि वो हुकूमत कभी नहीं बनी। तो इस वजह से तालिबान TTP जो है वो एक थ्रेट है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको शायद टैकल किया जा सकता है। और उनका जो टेक ओवर है इस तरीके से नहीं है, लेकिन मसाइल बहरहाल इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पहले भी कोई ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं था, अभी भी कोई खास हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन यह कि पाकिस्तान के ख्याल में ऐसा है कि वहां पे जो हिंदुस्तान का रोल था उसको शायद बकौल यहाँ के लोगों के, जो यहाँ के सरकार है उनके, कि उनको ख़त्म कर दिया गया। और अब जो वहाँ पे हुकूमत जिसकी भी है, ठीक है, हमें मतलब उससे कोई सरोकार भी नहीं, कोई कंसर्न नहीं है। बट द थिंग इज कि हिंदुस्तान जो हमें शायद वो करता था, हमें टफ टाइम देता था हमारे इस वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, तो वो शायद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हमारी बातें हैं, हम सुनते हैं लोगों से और यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है तो मेरा ख्याल ये पिक्चर हम सबके सामने क्लियर होगी। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। मैं यही, हाँ बिल्कुल फ़खर, मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने अपने तरफ से जो एनालिसिस किया आप रीजन है, पर मैं ये कहूँगा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ये जो डूरंट लाइन है वो भी एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान डूरंट लाइन को मानता नहीं। पाकिस्तान को डर है कि वहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे रिफ्यूजी, और वो वहाँ पर बार्बर वायर फेंसिंग भी करता है, इसमें भी एक टकराव आया है। मुझे लगता है कि जो तालिबान जो अफगानिस्तान में आ गया है और पाकिस्तान के बीच में शुरू में तो रिलेशन ठीक रहेंगे, बाद में रिलेशन बिगड़ेंगे, और वो एक कारण डूरंट लाइन का भी होगा, जहाँ पर ये रिफ्यूजी के आना, और अफगानिस्तान इसको बिल्कुल नहीं मानता। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तालिबान में, क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो काबू में नहीं है, ना वो तालिबान अफगान के काबू में, और वो अफगान पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत बढ़ाएगा। उसके कारण बहुत इंस्टेबिलिटी आ सकती है पाकिस्तान को। अगर आप पुराना अपना ध्यान ले जाएं, जिस प्रकार से उन्होंने आर्मी स्कूल के बच्चों को मारा, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक बहुत टेररिस्ट ग्रुप है जो कि फैलता जा रहा है, वो इंस्टेबिलिटी सब पूरे इलाके में ला सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान को फायदे की बजाय नुकसान होना ज़्यादा चांसेस लगे। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।